TDML कौन होता है? टाइलिन, डाइस्टेड, म्यूलिन और लाइसोजाइम। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। और टाइलिन और डाइस्टेड क्या करता है? स्टार्च या मंड को पाचन करता है। ठीक है, ये बताइए जो भोजन को चिपचिपा बनाता है वो कौन बनाता है? म्यूलिन। और भोजन में से कीटाणु को नष्ट करता है कौन? यानी कि हमारे बॉडी का सैनिटाइजर कौन है? लाइसोजाइम है। कौन है? लाइसोजाइम है। ठीक है, और बताइए ये बताओ जो मतलब आहार नाल है, आहार नाल में एक ऐसी नाल है जिसमें कोई पाचन नहीं होता है, ग्रास नली या ओइगोफेगस में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर इसमें क्या होता है? यानी भोजन का क्रमानुपचन होने के बाद में क्या होता है? भोजन अंदर चला जाता है ना, आमाशय के अंतर्गत। और बताइए ये बताओ जो दांत थे, दांत है ना, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है इसमें? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? कैल्शियम पाया जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बोलूँ दांतों का क्षरण होता है, क्षरण, तो क्षरण होने का रीजन क्या है? यानी फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो दांतों का क्या हो जाता है? क्षरण हो जाता है। ठीक है, और बताइए ये बताइए मानव दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? यानी कि पहले इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर और मोलर का थर्ड मोलर। प्रीमोलर और मोलर का थर्ड मोलर दांत नहीं पाए जाते बच्चों में। बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाईफ्यूरोडोंट कहते हैं। और स्थायी दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोफ्यूरोडोंट कहते हैं। ठीक है, ये बताइए चीक टीथ किसे कहते हैं? चीक टीथ, चीक टीथ किसे कहते हैं? गाल दांत किसे कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रीमोलर को। विजडम टीथ किसे कहते हैं? मोलर कहते हैं। आइस टीथ किसे कहते हैं? कैनाइन को। किसे कहते हैं? कैनाइन को कहते हैं। और जो मतलब नोज टीथ होते हैं उनको कैसे कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। हाथी का निकले हुए जो दो दांत होते हैं बाहर के, वो कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। मतलब इतना समझाने के बाद भी कह रहे कैनाइन होते हैं, बड़ा झटके से। मतलब कैनाइन किस में पाए जाते हैं? मांसाहारी जीवों। किस में पाए जाते हैं? मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो देखो और बताइए इसके बाद हम लोग यहाँ ओइगोफेगस पे आ गए थे ना। ओइगोफेगस इसको देखो रिकॉल करते हैं यहीं से। यानी ये मुख गुहा हो गया था और मुख गुहा से एक मतलब क्या था कि नली जुड़ी हुई थी और यहाँ पर क्या था? ये पेट का एरिया था, है ना, ऐसे करके जाएंगे। ठीक है ना। आप ये बताइए ये आमाशय था, है ना, ये था आमाशय या स्टोमैक है। स्टोमैक की दीवार किसकी बनी होती है? म्यूकस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकस की बनी होती है। ठीक है, स्टोमैक या आमाशय की दीवार किसकी बनी होती है? म्यूकस की। ठीक है, ये बताइए HCl का निर्माण कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। यानी भोजन अम्लीय कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। कहाँ होता है? आमाशय में होता है। और भोजन क्षारीय कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन क्षारीय होता है, कैसे होता है? चेयर को साइड पर करो तुम, ये हिल रहा है, चेयर को साइड पर करो। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। तो इस वाली चेयर पर जाओ नीरज, इस वाली, इसको इधर वाली बैठा दो। ठीक है, अब देखो किससे किससे हो जाता है? मतलब क्षारीय भोजन किससे हो जाता है? पित्तरस से हो जाता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है। पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्तरस मतलब मिलता है जाकर कहाँ? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब मिलता है तो कौन कहता है कि आप मिलो आकर के? कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है। कौन कहता है? कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? अग्नाशयी रस को। किसे कहते हैं? अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं और सभी प्रकार के भोजन को पाचन कर सकता है ये, है ना। तो कौन कौन से 3 एंजाइम पाए जाते हैं इसमें? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, इन 3 एंजाइम पाए जाते हैं ये। ठीक है, और तीनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय से कौन कहता है कि तुम अपना रस छोड़ो? सिक्रेटिन कहता है। कौन कहता है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं? यानी छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में, है ना। छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन
और क्या पाया जाता है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, ये बताइए जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मतलब आमाशय में पाई जाती है। देखो कुछ भी भूल जाओ ना, आमाशय ध्यान रखो ना, वो तो दिखा दिया है, ओवरऑल दिखाना है आपको, तो आमाशय ध्यान रखना है। ठीक है, और किसी को नहीं ध्यान रखना है। यानी कहाँ पर पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। ठीक, क्या करती है ये? जठर रस का निर्माण करती है, यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। और गैस्ट्रिक जूस में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। रेनिन का काम क्या है? दूध से दही बनाना। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, क्या करना? प्रोटीन का पाचन करना। चलो अब आगे बात करते हैं बोल लोग इसी में ही। देखो छोटी आंत पढ़ रहे थे बोल लोग इसी में। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहले तो डिडुनम था, डिडुनम, जेजुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग थे, है ना? डिडुनम, जेजुनम और इलियम। डिडुनम में 2 हार्मोन पाए जाते थे, मैंने बताया था आपको। 2 हार्मोन कौन कौन से थे? कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, और दूसरा था सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। ठीक है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? तो पित्त नली के पास में। कहाँ पाया जाता है? पित्त नली के पास में। और ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय, अग्नाशय नली के पास में, अग्नाशय नली के पास में। ठीक है, ये हम बता सकते हैं इसको। भोजन को है ना, मैंने यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर ये लीवर था, और लीवर से जुड़ा हुआ क्या था? पित्ताशय था, और पित्ताशय जुड़ा हुआ क्या है? यानी कि ये पित्त रस की जो वाहिनी है या जो नली है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मानते हैं ये क्या है? छोटी आंत है, छोटी आंत यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और इधर बगल में कौन था? तो इसमें था अग्नाशय। क्या था? अग्नाशय था। ठीक है, क्या था? अग्नाशय यहाँ पर था। तो यहाँ पर जो लगा हुआ था कौन था? कोलेसिस्टोकाइनिन था, और यहाँ पर कौन था? सिक्रेटिन था। कौन था? सिक्रेटिन था। ठीक है, सीधे सा मतलब यहाँ पर ये रहता है कि जो डिडनम वाला एरिया है वो भोजन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के साथ साथ 2 काम कर रहा है। एक काम कर रहा है कि भोजन को यह क्षारीय बना रहा है, और दूसरा कर रहा है कि इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है या प्रोटीन होती है, उसका पाचन, कंप्लीटली पाचन जो देखा जाए तो वो कौन कर रहा है? तो अग्नाशय कर रहा है। तो अग्नाशय रस कहाँ पे मिल रहा है? जाकर के छोटी आंत में जाके मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसकी? यानी दूसरा भाग था जेजुनम वाला भाग। तो जेजुनम में फिर क्या होता है? तो जेजुनम में केवल एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि जेजुनम वाले भाग में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये क्या हो गया? ड्यूडेनम हो गया। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? जेजुनम वाला भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेजुनम वाला भाग। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो होता है भोजन क्या होता है? डाइल्यूट होता है, यानी भोजन को ये डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट मतलब पतला कर देता है। पतला भोजन को क्या कर देता है? पतला कर देता है। भोजन पतला कहाँ पर होता है देखा जाए तो ओवरऑल? तो कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना, छोटी आंत के दूसरे वाले जेजुनम वाले भाग में। छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में क्या होता है? भोजन पतला होता है। छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में क्या होता है? भोजन पतला होता है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद बात आती है कि जो इलियम वाला भाग है, मतलब यहाँ तक तो ये पतला हो जाएगा, भोजन डाइल्यूट कर देता है, यानी भोजन को फैला देता है ये, यानी फैलते हुए तक। चूँकि हम जानते हैं कि हमारी आंत में सबसे लंबी आंत कौन सी है? छोटी आंत। और सबसे बड़ी आंत कौन सी है? बड़ी आंत। लंबी और बड़ी ध्यान रखना, अंतर नहीं है, अंतर है, ऐसे थोड़ी नहीं है। ठीक है, ये कह रही है सर झूठ बोल के, मतलब गलत बोल गए हैं। गलत नहीं बोल गए, सही बोल रहे हैं उसमें। देखो आपको लगा कहते ना छोटे, मतलब बोलो 10 में से बता 11 घटा के देखा, तो हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा? सो तुम बोल रही हो। देखो मैंने बोला ना बड़ी है कि लंबी है, लंबी भी है बड़ी भी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो देखो इसके बाद में क्या इलियम वाले भाग में आते हैं। तो इलियम में क्या होता है? अब देखो यहाँ पर छोटी आंत के कौन से वाले भाग में पूर्ण पाचन हो जाता है? पूर्ण पाचन में आप बोलो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर हो जाता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन ओवरऑल देखा छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन बोले कि किस वाले भाग में होता है? तो इलियम वाले भाग में। तो पूर्ण पाचन यहाँ पर हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? इलियम वाले भाग में।
अब इलियम में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, इलियम वाले भाग में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है, इरेप्सिन। ठीक है, और इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन नामक हार्मोन जो है यानी एंजाइम वो कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पाया जाता है। और क्या करता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब हमारे सभी भोजन में सबसे जो जटिल जो कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो क्या है, प्रोटीन रहता है, यानी प्रोटीन सबसे बाद में पचता है। इसीलिए ईसोन ने क्या किया है, 3 मतलब प्रोटीन वाले पाचन वाले एंजाइम बताए हैं, 3 प्रोटीन पाचन वाले एंजाइम। 3 कौन कौन से बताए हुए हैं हम देख सकते हैं। एक तो हमारे सामने कौन सा है, पेप्सिन है। जो पेप्सिन कहाँ पाया जाता था, यानी पेट में पाया जाता था, यानी अमाशय में पाया जाता था। पा से पेट, पा से पेप्सिन, ऐसे याद किए थे। और दूसरा एक था अग्नाशय वाले भाग में, पेनक्रियाज में। और पेनक्रियाज में क्या था, ट्रिप्सिन था। क्या था, ट्रिप्सिन था। ये कहाँ पर था, ये इस वाले एरिया में था, इसका नाम क्या है, अग्नाशय था। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा था, प्रोटीन, यानी कौन सा आ गया, इरेप्सिन आ गया, इरेप्सिन। तो धारणा यानी 3 जो एंजाइम है वो कैसे हैं, तीनों एंजाइम कैसे हैं, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ हो रहा है, तो आमाशय में हो रहा है। आमाशय में कौन सा मतलब एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, तो उसका नाम क्या, पेप्सिन है। उसके बाद में फिर कहाँ पर हो रहा है, तो अग्नाशय में हो रहा है। और अग्नाशय में कौन कर रहा है, तो अग्नाशय में कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना है आपको, ट्रिप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है। और फिर बात आती है प्रोटीन का अंतिम पाचन कहाँ पर हो रहा है, तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में हो रहा है। और इलियम से आ से देखो, ई से इलियन और ई से इरेप्सिन, ई से इलियम और ई से इरेप्सिन। ठीक है, ध्यान रखना, ई से इलियम और ई से इरेप्सिन है ना। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको मतलब स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं इसी में ही, ठीक है ना। अब तो ओवरऑल कितने एंजाइम हो गए, है ना। अब एक बार रिकॉल करते हैं पूरे एंजाइम को। जहाँ पर कुल एंजाइम कितने थे, यहाँ पर 4 एंजाइम थे, TDML। क्या थे, TDML। और यहाँ पेट में कितने थे, RP था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितने थे, LAT था। अब यहाँ पर एक आ गया जिसका नाम क्या, I। देखो इतने एंजाइम हो गए अब। ठीक है, तो अब एक साथ में लिख सकते हैं। इस चित्र को बना लो, हमारे लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हमको एक साथ में लिखना है। तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा था, अब ये पता लग गया कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम था, तो यहाँ पर था टाइलिन था। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन है। और यहाँ कौन सा है, डाइस्टेड है। कौन सा है, डाइस्टेड है। ये म्यूलिन है, म्यूलिन है। और ये कौन सा, लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम है। ये रेनिन है, ये पेप्सिन है। ठीक है, और ये कौन सा है, लाइपेज है। कौन सा है, लाइपेज है। ये एमाइलेज है और ये ट्रिप्सिन है। कौन सा, ट्रिप्सिन है। और ये इरेप्सिन है। कौन सा, इरेप्सिन है। देखो जिन में पापा लगा है ना, आधा पापा, देखो यहाँ पर भी आधा पाव है, प्रोटीन पचाएगा। और यहाँ पर भी देखो आधा पाव प्रोटीन पचाएगा, और यहाँ पर भी आधा पाव है, प्रोटीन पचाएगा। अगर तुमसे जैसे आप भूल रहे हो, कन्फ्यूजन अगर हो रहा है, तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी आधा पापा, कहीं पर भी सफल लगा हुआ आ रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पर पाचन किसका होने वाला है, प्रोटीन का होने वाला है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 2 पाचन हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि स्टार्च या मंड का पाचन करने वाले कितने एंजाइम है, यहाँ पर 2 एंजाइम है। कौन कौन से, 3 हो जाएंगे, 3। एक तो टाइलिन और डाइस्टेड हो गए 2, यानी ये स्टार्च या क्या करते हैं, मंड का पाचन कर रहे हैं, है ना, स्टार्च या मंड का पाचन करते हैं। जबकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रेनिन और पेप्सिन। देखो ये किसी, इसको ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, चिपचिपा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। किसे करता है, कीटाणु को नष्ट करता है, यानी सैनिटाइजर कहते हैं इसको। रेनिन क्या करता है, दूध का दही बना देता है, दूध का दही बना देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज फिर आकर देखो, ये स्टार्च या मंड, यहाँ पर पहले पाचन हो गया है, अगर फिर रह जाता है तो उसके बाद में फिर कौन पाचन करता है, तो कौन करता है, एमाइलेज करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टार्च या मंड का पाचन कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना, आपको कौन करता है, एमाइलेज करता है। ट्रिप्सिन आ गया है, तो ये फिर भी ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और इरेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन भी क्या कर रहा है, प्रोटीन का पाचन कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कितने टोटल हो गए हमारे पास में एंजाइम जो होते हैं, वो 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि 10 एंजाइम हो रहे हैं टोटल। कितने हो रहे हैं, 10 एंजाइम। और पूर्ण पाचन कहाँ पर हो रहा है, तो हमें ये स्पष्टता मिल गई है, कहाँ पर हो रहा है, यानी छोटी आंत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, उनका कॉल आया था, पास हो गई हैं वो, पास हो गई हैं, बस ये कह रही थी।
आगे बढ़े अब। हो गया, नोट हो गया। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो उसमें क्या लगाएंगे? सर मतलब तो लास्ट में कौन सा बचा है? इरप्सिन बच रहा है ना, इरप्सिन लास्ट में है ना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये बदल देंगे। इसके बाद में तो कोई भी है ही नहीं, उसके बाद में तो बड़ी आंत में तो पाचन होता ही नहीं। मैं ये कह रही थी कि आमाशय में 70% प्रोटीन का पाचन होता है। मैंने भी सर आपने भी तो बताया फूड पाचन हो जाता है, आमाशय में 3 को पाए जाते हैं एंजाइम। नहीं सर, वो उसमें तो मैंने पहले- भी सर ये ऑप्शन में था, तो मैंने यही वाला कि यहाँ पे कौन सा लगा? इरप्सिन लगा दिया था। हाँ, इरप्सिन ही बंद किया था क्योंकि यहाँ पे फूड हो गया, लेकिन उसने जो आंसर बताया था वो आमाशय बताया था सर। आमाशय 70% मतलब व्याख्या की तो ये कहा कि 70% यहीं पे होता है। मतलब पेप्सिन वाला जो होता है एंजाइम, वो फूड मतलब 70% कर देता है प्रोटीन के बाद। चलो ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, 70% करीब हो जाता है। चलो देखो आगे बात करें आप। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इससे देखो बड़ी आंत जोड़ लेते हैं, ठीक है। बड़ी आंत को पढ़ते हैं यहाँ पर। ये क्या बड़ी आंत है, ठीक है। ठीक है, बड़ी आंत है। अब समझते हैं, देखो इसी से जुड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। हमें चीज़ों को समझना अच्छे से। देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे, कर्मानुसार सबको अच्छे से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ी हुई होती है छोटी आंत से, उस जगह का नाम क्या? अपेंडिक्स कह दो। यहाँ पर क्या है? अपेंडिक्स, अपेंडिस्क, ठीक है। अपेंडिस्क कहते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत, है ना। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, यहाँ पर जो इनका जंक्शन है उसके नीचे एक मतलब छड़ सी पाई जाती है, इसको हम कहते हैं अपेंडिस्क। क्या कहते हैं? अपेंडिस्क। और अपेंडिस्क जो होता है हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होता है। यानी कि जो पॉइंट हम देखना ध्यान रखना, वो क्या करना है कि हमारे शरीर में क्या है? यह अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग मतलब कोई पाचन का काम नहीं करता है, ये अवशेषी अंग होता है, नहीं फालतू का मान लो ये, ठीक है। कभी भी ये बढ़ जाता है तो इसका ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं, अपेंडिक्स जो होता है वो, ठीक है। या कभी पाचन में भाग नहीं लेता है। लेकिन जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें अपेंडिक्स ही पाचन करता है ना। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यह पाचन किसका करता है? तो घास फूस का पाचन करता है। ये घास फूस में, है ना, घास फूस का पाचन करता है। अब घास फूस का पाचन कर रहा है तो मतलब क्या है कि ये जानवर जो होते हैं, जानवरों में, है ना, मुख्य जो पाचन अंग है वो कौन सा हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। जानवरों में क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। यानी शाकाहारी जानवरों में, किसमें? शाकाहारी जानवरों में, शाकाहारी जानवरों में, है ना, पाचन कौन करता है? तो आपको ध्यान, शाकाहारी जानवरों में अपेंडिक्स ज़्यादा रोल निभाता है। हमारे में ये अवशेषी अंग, ध्यान रखना है। क्या है? अवशेषी अंग। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, क्या है? तो पहला हमें मिल गया है, एक क्या है? अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। जैसे कान अवशेषी अंग है, ये बाहर वाला जो रहता है, जिसे पिन्ना कहते हैं, ये अवशेषी अंग है। इससे हमारा कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जो पशु होते हैं वो कान जो होते हैं उनके सेंसर होते हैं। कान जैसे ही कोई खतरा होता है तो कान खड़ा कर लेता है पशु, जबकि हमारे में कोई खतरा होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा क्या है, वो महंगाई और बढ़ा देता है वो। किसमें? हम लोग ज्वेलरी वगैरह पहन लेते हैं ना, हाँ, उससे, ठीक है ना, वो चीज़ हो जाती है। अब लोग आप आगे बात करते हैं। देखो बड़ी आंत की आगे बात करते हैं। देखो जैसे ही भोजन इसमें आता है तो भोजन आने के बाद में क्या होता है? क्या बड़ी आंत में कोई भोजन का पाचन होता है? तो बड़ी आंत में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें लिखिए आप यहाँ पर, बड़ी आंत में कोई भोजन का पाचन हो सकता है? तो नहीं होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, आप ये लिखिए, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर क्या होता है? तो जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण। बड़ी आंत क्या करती है? तो जल का अवशोषण करती है। क्या करती है? जल का अवशोषण करती है, ठीक है। ध्यान रखना है, बड़ी आंत में
बातें नहीं करो कोई भी, ठीक है, अभी फोकस करो सीधे यहाँ पर, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। जब कोई एंजाइम नहीं पाया जा रहा है इसका मतलब क्या, कोई पाचन होएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। मैं बोलूँ आपसे कि हमारा ओवरऑल देखा जाए जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। अब भोजन जैसे ही इसमें आ जाता है तो इस भोजन को बड़ी आंत में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम। यानी भोजन जैसे ही बड़ी आंत में आ जाता है तो उस भोजन को हम क्या नाम देते हैं, कायम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कायम। और कहीं पर कोलोन भी लिखा होता है, कोलोन, क्या देते हैं, कोलोन, ठीक, क्या नाम देते हैं, कोलोन नाम देते हैं, ठीक है। कायम या कोलोन नाम जो आता है वो कहाँ पर आता है, तो वो आता है बड़ी आंत के अंतर्गत, ठीक है। बड़ी आंत यानी भोजन जो होता है, जो मतलब पूर्ण रूप से पाचन तो यहाँ हो ही गया, अब पाचन होने के बाद में भोजन डाइल्यूट है, यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट है। तो ये जो बड़ी आंत होती है वो क्या करती है, हमारे भोजन में उपस्थित जो जल होता है उसका अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करने के बाद में उसको टॉयलेट के रास्ते यानी किडनी को दे देती है और किडनी से टॉयलेट के रास्ते निकलवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि बड़ी आंत केवल क्या करती है, केवल जल का अवशोषण कर रही है। जल का अवशोषण कैसे करती है कि ये सोख की तरह काम करती है। मतलब जब भी भोजन इसमें कायम के रूप में जाएगा तो डाइल्यूट भोजन होता है, तो क्या करती है, ऐसे करके मतलब क्रमयान कुछ नहीं क्रिया होती है इसमें, यानी ये सोखता चारों तरफ लगा हुआ है ऐसे मान लेते हैं, और जैसे ये दबता है तो उसके बाद में ये एब्जॉर्ब कर लेती है जल को, एब्जॉर्ब करने के बाद किडनी को देती चली जाती है ऐसे, ठीक है। ऐसे करके मतलब ये इसकी जो क्रिया है, यानी भोजन जैसे ही इसमें आएगा तो ये यहीं से पिचकना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये फूलेगी पिचकेगी, फूलेगी पिचकेगी, इस प्रकार से ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद में ये भोजन यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, यहाँ पर रेक्टम में पहुँच जाता है ना। तो देखो समझते हैं यहाँ पर क्या होता है इसमें, हाँ विशेष जो भी होते हैं वो सारी चीज़ निकाली तो टॉयलेट रास्ते कर देती है उसको। देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत में एक म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस, ठीक है। एक पे बिलिरुबिन पाया जाता है, बिलिरुबिन। बड़ी आंत में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिलिरुबिन पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। म्यूकस का निर्माण कौन कर रहा है, तो पेट ने किया हुआ है ना वहाँ पर ही, ठीक है। म्यूकस का निर्माण कौन कर रहा है, जो पेट कर रहा है। चिपचिपा जो पदार्थ होता है जैसे हम बलगम के नाम से जानते हैं या कोई भी चीज़ होती है। और दूसरा बिलिरुबिन का निर्माण कौन कर रहा है, लीवर करता है। अब इसका निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। और म्यूकस का निर्माण कौन करता है, तो म्यूकस जो है, म्यूकस की दीवारें हैं आमाशय की, तो वो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो देखो जो म्यूकस है ना, यह म्यूकस जो हमारी लेटरिंग होती है, यानी जो हमारा मल होता है, उस मल को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा मल को चिपचिपा कौन बनाता है, तब ना म्यूकस बनाता है। कौन बनाता है, म्यूकस बनाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर ये मान लो गलती से हमारी जो मल है उसमें नहीं है ये म्यूकस, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा लेटरिन वो टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें म्यूकस की मात्रा नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा, टाइट हो जाएगा। और टाइट होने का मतलब यानी लेटरिन सूख जाती है। तो सूखने का मतलब क्या है कि हम उसे एनीमिया के माध्यम से क्या करते हैं, निकलवा देते हैं। एनीमिया एक मतलब कुछ वो होती है प्रोसेस, उसके द्वारा करा देते हैं इसको, इसके अंदर का, ठीक है। हम समझ सकते हैं इसको। तो म्यूकस का काम क्या है, यानी मल को चिपचिपा बनाना, यानी मल में जो लिवर सा हो जाता है वो लिवर कौन बना देता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन बना देता है। इसमें हंसने क्या बात है भाई, सब पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। किसको क्या बोलते, हाँ क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में उसी भोजन का नाम क्या हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, कायम हो जाता है, कोलोन हो जाता है, ठीक है। या सीकम, मतलब बहुत सारे नाम है इसके, हम कई सारे नाम दे सकते हैं। तो कायम को हम रखते हैं, कायम। निर्माण यहाँ नहीं होता है, इसका निर्माण होता है अमाशय में। अभी म्यूकस बताया मैं आपको, यहाँ पर दीवार थोड़ी नहीं पाई जा रही अमा उसकी, ठीक है। और इसका निर्माण होता है लीवर में, ये लीवर से आता है। कहाँ से आता है, लीवर से आता है, ठीक है। तो मल जो चिपचिपा हो जाता है वो कौन बनाता है, तो म्यूकस बनाता है। और जो भोजन जो लुगदी बन जाती है, चिपचिपा हो जाता है भोजन चिपचिपा, वो कौन बनाता है, म्यूलिन बनाता है। कौन बनाता है, म्यूलिन। ये म्यूकस बना रहा है, वो कौन बना रहा है, म्यूलिन बना रहा है। म्यूलिन कहाँ पर था, मुख गुहा में था। और ये कहाँ पर है, तो ये छोटी यानी बड़ी आंत में है। कहाँ पर है, ये बड़ी आंत में है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो बिलिरुबिन होता है, यह बिलिरुबिन क्या करता है, हमारी जो लेटरिन होती है उसको पीला रंग प्रदान करता है। लेटरिन का पीला रंग किसके कारण हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, किसके कारण हो जाता है, तो वो हो जाता है बिलिरुबिन के कारण। लेटरिन का पीला रंग किसके कारण हो जाता है, बिलिरुबिन के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, बिलिरुबिन के कारण हो जाता है, ठीक है। बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो हो रहा है लीवर में। कहाँ हो रहा है, लीवर में, है ना। और मल का पीला रंग किसके कारण हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो जाना बिलिरुबिन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, बिलिरुबिन के कारण हो रहा है। अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक है। यानी ये भोजन सब यहीं पर ही, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब एब्जॉर्ब होता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखो बिलिरुबिन की मात्रा है ना, अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है तो पीलिया हो जाता है। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, पीलिया हो जाता है, ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है।
बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस डिसीज हो जाती है, ठीक है, बिलिरुबिन की। लेकिन बिलिरुबिन की मात्रा अगर अत्यधिक हो जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, तो हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस, यानी पीलिया का ही विकराल रूप होता है हेपेटाइटिस। पीलिया का ही विकराल रूप क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। तो हम कह सकते हैं कि बिलिरुबिन की मात्रा है ना, अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो क्या होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। बिलिरुबिन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। अब हेपेटाइटिस भी 3 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, है ना, ये 3 तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें भी किन प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, है ना, 3 प्रकार का ये होता है, ठीक है ना। इसमें से देखो सबसे खतरनाक जो होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी। अभी वर्तमान में 2020 में नोबेल पुरस्कार दिए गए चिकित्सा के क्षेत्र में, और हेपेटाइटिस सी के टीके की खोज के लिए। इसका मतलब क्या, इससे पहले इसका इलाज नहीं था। तो अगर किसी व्यक्ति को पीलिया का विकराल रूप अगर हेपेटाइटिस सी हो जाता था तो निश्चितता कि उसकी मृत्यु तय थी, यानी वो बच नहीं सकता था। तुमने देखा होगा जो सोका वगैरह होता है, झाड़ा लगा कर सही कर देते हैं, तो झाड़ा लगाकर केवल वही सही कर सकता है जो मतलब पीलिया नॉर्मली हो जाता है। तो इजीली क्या वो अपने आप ही सही होता है वैसे तो, ठीक है, झाड़ा लगवाओ या मत लगवाओ तब भी वो ऑटोमेटिक सही कर देगा। लेकिन उसका हाथ लग जाता है, हमको लगता है कि उसने झाड़ा मार दिया इसलिए सही हो गए, नहीं, वो अपने आप ही सही हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी एडजस्टमेंट कर लेती है उसको। लेकिन जैसे ही इसका विकराल रूप होता है, तो जैसे ही हम हेपेटाइटिस में आते हैं तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, इसका जो विशेषज्ञ होता है उससे मिलना चाहिए, है ना, कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और खास करके ए और बी, उसके बाद सी पहुंच जाए तो सी का तो मतलब उसका भी टीका, मतलब टीके की खोज हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि अब तो सब क्या है, इजीली सबके बारे में अब सबका इलाज हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पीलिया से यानी पीलिया की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो हम कहते हैं बड़ी आंत से होती है। कहाँ से होती है, बड़ी आंत से, यानी बड़ी आंत में अगर बिलिरुबिन की मात्रा है ना नॉर्मल है तो लेटरिन का पीला रंग कर रही है वो, लेकिन अगर उसमें से बढ़ रहा है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो आपके शरीर में क्या होगा, हर जगह पीला पीला सा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसका विकराल रूप और ज़्यादा हो जाता है तो वो और ज़्यादा पीला पीला कर देता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। उस हेपेटाइटिस को 3 भागों में बांटा गया है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। अभी 2020 में है ना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, हेपेटाइटिस सी के टीके की खोज की हुई है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या लिखिए, इतना क्लियर हुआ, नोट करिए जल्दी से। तुमने एक चीज़ देखा होगा, जो पक्षी होता है, पक्षियों का जो मल होता है वो सफ़ेद होता है। क्यों, क्योंकि उनके मल में बिलिरुबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, है ना, बिलिरुबिन नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि पक्षियों का मल अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद होने का रीज़न क्या है, क्योंकि उनके मल में क्या होता है, बिलिरुबिन नहीं पाया जाता है। इस बात को भी नोट करो कहीं पर भी। मतलब म्यूकस पूरा पढ़ा दिया था, बताया नहीं था। म्यूकस में बलगम होता है, और बलगम क्या होता है, लिवर होता है, वो ऐसे घुमाओ उसको, होता है। किसमें, म्यूकस अपने आप में चिपचिपा पदार्थ है ना, चिपचिपा। देखो इसको ऐसे ऐसे करते हैं, तुमने देखा होगा जो कुत्ता होता है, कुत्ता जब लेटरिन कर रहा होता है तो उसकी लेटरिन में म्यूकस नहीं पाया जाता है, तो बेचारे को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती है। तो उसका मतलब क्या, उसके जो वो कुत्ता होता है उसमें म्यूकस नहीं होता, तो म्यूकस अपने आप में चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। चिपचिपा समझ पा रहे नहीं, इसमें हम ये कैसे बोले कि चिपचिपा कैसे बना हुआ है, यानी खुद ही अपने आप में चिपचिपा पदार्थ है वो, ठीक है, म्यूकस जो होता है। मैदा कचौड़ी से क्या हो जाता है, क्या होता है भाई, बताओ तो सही। भोजन टाइट हो जाता है। सर इसमें हेपेटाइटिस सी का विषाणु खोजा गया है, अभी वो वैक्सीन नहीं आया, वैक्सीन नहीं आया हुआ है। विषाणु नहीं तो उसमें तो जैसे हमने नोबेल पुरस्कार अध्ययन किया हुआ था, उसमें तो ये दिया है ना, हेपेटाइटिस सी के टीके की खोज की गई है, विषाणु की टीके की खोज की गई है। चलो ठीक है, तो मतलब इसका विकराल रूप मतलब हेपेटाइटिस सी हो जाता है। मतलब कुल मिला के अगर तुमने पीलिया की रिपोर्ट चेक कराई है और उस रिपोर्ट में अगर ये आ रहा है कि हेपेटाइटिस हो गया है, तो किसी शोका के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, किसी भी शोका के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर जानबूझकर गलती करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी दाव पर है अभी। तो इसे किसी विशेषज्ञ से मिलिए जिससे कि आपका जान बचा जा सके, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आगे, क्योंकि वो बंदा सही नहीं कर पाएगा तुमको। क्यों, क्योंकि नॉर्मल होता है तो ये तुम झाड़ा लगवाओ या नहीं लगवाओ वो ऑटोमेटिक सही कर देगा, है ना। तुम देखो मत जाना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर में बंद रहना बस, फिर भी क्या सही हो जाओगे। लेकिन अगर मान लो अगर ये वाला रूप हो जाता है इसका धारण और तुम चेक करवा रही रिपोर्ट को, तो फिर आपको यहाँ लापरवाही नहीं करनी है। क्या करना है, थोड़ा सा विशेषज्ञ से मिलना ही होगा, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ, ये बताओ पहले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ हैजा हो जाता है, हैजा या कोलेरा, हैजा या कोलेरा, तो हैजा या कोलेरा से कौन सी अंग शरीर का प्रभावित होता है? बड़ी आंत, लिख लूँ, हैजा या कोलेरा, कोलेरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो धरा ना बड़ी आंत प्रभावित होती है। कौन सा होता है? बड़ी आंत प्रभावित होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो देखो इस वाले भाग में आ जाओगे, ठीक है। बड़ी आंत ने क्या किया? जल का अवशोषण कर लिया है। अब जो मल है वो क्या होगा? यहाँ स्टोर होगा करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला एरिया क्या है? रेक्टम है। क्या है यहाँ पर? ये रेक्टम है, रेक्टम इसे बोलते हैं मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। रेक्टम या मलाशय कहाँ पर है? तो धारणा ये वाला एरिया है, ठीक है। तो रेक्टम में क्या होता है या मलाशय में क्या होता है? भोजन यानी मल जो होता है वो स्टोर होता है। क्या होता है? मल जो होता है क्या होता है? स्टोर होता है। मल स्टोर होता है कहाँ पर? तो कहाँ पर होता है? तो रेक्टम में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? रेक्टम में, ठीक है, ध्यान रखना है। अब रेक्टम के नीचे यहाँ पर ये वाला जो एरिया होता है इसका नाम क्या? गुदा होता है, यानी एनस। क्या होता है? एनस या गुदा। क्या होता है? एनस या गुदा। और मैंने यही तो आपको बताया था, यानी मुख हुआ से प्रारंभ किए थे, एनस तक बता रही थी। कंप्लीटली देखा जाए तो मैं आपको ओवरऑल सारी चीज़ बता दी है। अब यहाँ पर चीज़ें समझते हैं कि रेक्टम में मल का स्टोर होता है। देखो अब यहाँ समझो एक बीमारी को और समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है? देखो यहाँ पर जब ये मल स्टोर हो जाता है तो स्टोर होने के बाद में हमें 24 घंटे के अंतर्गत क्या होता है? फ्रेश होना होता है। अगर तुम फ्रेश नहीं हो रहे होते, वैसे कोशिश तो ये होती है कि 12 घंटे बाद ही फ्रेश होना चाहिए। इससे क्या है? आपको ज़्यादा ही लाभ होगा। अगर तुम मान लो 12 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देते हो मतलब इसमें, तो ये मल जो होता है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मतलब इसमें बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारा इसका जो चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको गलाना स्टार्ट कर देते हैं। और गलाना स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या हो जाता है? बवासीर नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बवासीर, यानी कि हमारा मांस जो होता है वो सड़ने लगता है। यानी इसके कारण यानी 24 घंटे के बाद में अगर हम जाते हैं, या कोशिश तो ये रहती है कि 12 घंटे में जाना होता है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान रखना है कि 24 घंटे तक हम इजीली क्या होता है? फ्रेश होते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ हरामी टाइप के लोग होते हैं वो 24 घंटे के बाद भी नहीं जाते। तो उसके बाद हम उनके सामने ये समस्या आती है। अभी तुरंत नहीं आती है, लेकिन क्या है कुछ समय बाद ये दिखने लगता है कि बवासीर जो रोग होता है वो क्या करता है? बवासीर का मतलब भी क्या है? बवासीर का मतलब यही है कि जो जहाँ पर भी मल इकट्ठा हुआ था उसकी दीवारों में घाव हो जाना। क्या? मल जहाँ पर भी रेक्टम में इकट्ठा हुआ है तो रेक्टम की दीवार में घाव हो जाने क्या कहलाता है? बवासीर कहलाता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब ये मल यहाँ से निकालते हैं हम लोग, यहाँ से जब ये निकलता है तो जो नेचुरल प्रेशर होता है, जो नेचुरल प्रेशर होता है, जैसे हमें लग रहा है कि हमें मतलब फ्रेश होने जाना है, तो केवल नेचुरल प्रेशर से क्या है? फ्रेश होना होता है। लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती प्रेशर दे रहे हो तो ज़बरदस्ती प्रेशर देने का मतलब यह है कि जहाँ पर जो ये एनस होता है, इस एनस में भी क्या हो जाता है? इस एनस में भी मतलब घाव हो जाते हैं। मतलब जब तुम अपना बनावटी प्रेशर दोगे तो एनस में घाव हो जाएगा, निश्चित है। यानी कि तो उसमें क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना कि मतलब पिंपल्स से निकल आते हैं, ये ऐसा हो जाता है। बवासीर के अंदर का जो होता है वो, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो उससे भी क्या होता है? घाव बन जाता है। यानी कि जो नेचुरल प्रेशर है उससे ही फ्रेश होना, यानी ज़बरदस्ती फ्रेश हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे भी अगर तुमने बनावटी प्रेशर दिया है तो जो एनस की दीवारें होती हैं इनमें पुनः घाव हो जाएगा। और घाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस स्थिति को भी नाम क्या बोल देते हैं? बवासीर नाम दे देते हैं। तो बवासीर होने के दो रीज़न है। पहला क्या है कि जो रेक्टम है उस रेक्टम को ज़्यादा दिन, रेक्टम में जो मल है उस मल को 24 घंटे के अंतर्गत आपको क्या करना है? इसको खाली करना होता है। दूसरा, अगर नहीं खाली करते हो तो इसका मतलब यह है कि आगे चल कर ये तुम्हें समस्या दे देगा, ठीक है, जिसको नाम बवासीर नाम आ जाएगा, ठीक है। वो दूसरा क्या होता है? जब इसे हम फ्रेश हो रहे होते हैं तो जो नेचुरल है उस नेचुरल प्रेशर से फ्रेश होगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन बनावटी प्रेशर से कर रही हो तो वहाँ पर क्या होगा? एक संभावना रहती है कि आपका जो एनस है उस एनस की दीवारें पर क्या हो जाएगा? मतलब घाव हो जाएगा। और घाव की स्थिति को ही हम क्या बोल देते हैं? बवासीर कह देते हैं। क्या कहते हैं? बवासीर कह देते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? बताओ, दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ पर है? यहीं पर है। कहाँ पर है? यहाँ। इससे ज़्यादा कहीं सुकून है? नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की सुनो, यहाँ की जो स्थिति होती है ये वाली जो सबसे ज़्यादा सुकून है, मतलब गाने गुनगुनाते रहो मस्त, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर तुम मतलब इसमें देखो तुम्हें बताना है, मतलब थोड़ा सा आपको चीज़ समझना। देखो ये है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि मतलब जब व्यक्ति फ्रेश होने जाता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, तो अगर तुम टेंशन में हो ना तो तुम फ्रेश नहीं अच्छे से हो पाओगे। लेकिन अगर तुम क्या हो, थोड़ा सा हंसी हो और तुम ऐसे बैठे हो तो ईजिली क्या है, जो छोटी आंत होती है वो सारी चीज़ क्या करती है? यहाँ पर रेक्टम में छोड़ के ईजिली क्या कर देती है? फ्रेश कर देती है उसको। यानी कि चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट, उसके बाद में थोड़ा सा अगर जैसे किसी का पेट साफ नहीं होता है तो इस तरफ थोड़ा सा बैठ करके इस तरफ थोड़ा सा हाथ लगाइए यहाँ पर और थोड़ा सा ऐसे करके हंसिए। हंसने के बाद बैठ जाओ इजीली, जो भी बैठने की मुद्रा होती है उसमें
उसके बाद में क्या है अरे अपने आप ही हमारा हंसी का चेहरा वो रहता है ना, थोड़ा सा कोडिंग जो रहती है, तो उससे क्या है इजीली अपने आप ही क्या होता है नेचुरल प्रेशर आ जाता है, और नेचुरल प्रेशर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। तुम्हें पता है कभी कभी तुमने देखो ये अभी पूछ रही थी ना ये प्रियंका, जैसे इसमें ये बोलते म्यूकस की बात कर रही थी। म्यूकस का काम यहाँ पर तुम ये कह सकते हो पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण जो आता है, पेट सफा, वो ये म्यूकस का ही तो काम करता है। पेट वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, मतलब अलग अलग जो टुकड़ों, देखो ऐसा होता है कभी कभी जैसे हमारा भोजन यहाँ से पहुँचा, तो कभी कभी ये भोजन होता है तुमने मान लो कुछ ऐसी चीज़ खाई है जो वो यहाँ से बढ़ ही नहीं रही है, और जो पतली चीज़ है वो शायद यहाँ बढ़ के आ गई, वो यहाँ बढ़ के आ गई, यहाँ बढ़ के आ गई, तो कभी कभी क्या होता है रेक्टम में पूरा चीज़ स्टोर हो ही नहीं पाता है। जब स्टोर नहीं होगा तो तुमको बार बार लेटरिन करने जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर ये जो मल है वो मतलब बड़ी आंत में क्या चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन रेक्टम में स्टोर नहीं हुआ है, इसलिए क्या हमको बार बार जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऑटोमेटिक अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पूरा पहले से ही मौजूद है और तुम फ्रेश होने जाओगे, और पहली बार में अगर ये साफ हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप नेचुरल साफ हो गए हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम जैसे हमारी जो बड़ी आंत होती है वो क्या हो जाती है, आप लोग बात ही कर रहे हो, बात ही नहीं करिए, ठीक है, डिस्टर्ब होता है, आपको जानते नहीं है। अगर आप हमारी जगह हो तो आप ऐसी बात करो, टीचर बनने वाले हो आप, ये तो देखो, ठीक है, बातें नहीं करिए कोई भी। और आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है ये भी नहीं दिख रहा है। देखो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अरे ये पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी जीने के लिए भी ज़रूरी है ना, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें क्या ज़रूरी है? नहीं तो क्या पेट समझ सूरज खाते रहो और आराम से फिर उसे पैसे देते रहो, और अभी नॉलेज मिल रही है तो उस नॉलेज ग्रहण नहीं करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे भोजन यहाँ आ जाता है ना तो कभी कभी अलग अलग हो जाता है यहाँ पर। अब जैसे ये मिल जाएगा तो ये म्यूकस जब मिल जाता है, म्यूकस की मात्रा कम होगी तब ये भोजन इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर पेट सफा हमने जो वो खा लिया है तो उसके बाद में जो भोजन को कर देता है लिवर बना दे, मतलब इसको मल को क्या बना देगा, लिवर बना देगा, और लिवर बनाने के बाद में क्या होगा ये स्टोर होकर के सीधे रेक्टम में पहुंच जाता है, और रेक्टम में अगर ये पहुंच जाता है ऑटोमेटिक क्या होता है अपने आप ही साफ हो जाता है, मतलब यहाँ रुकता ही नहीं कहीं पर भी, और यहाँ रुकेगा नहीं तो पेट सफा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर पेट सफा नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि भोजन जो है वो इधर उधर भटक रहा है, क्या हो रहा है, अलग इधर उधर भटक रहा है। और भटकने का रीज़न क्या है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ खाई है जो कि उसका अच्छे से पाचन नहीं हो पा रहा है, और पाचन नहीं हो पाएगा तो अधपचा भोजन हो जाएगा, और अधपचा भोजन हो जाएगा तो वो इधर उधर ही भटकता रहेगा। जो अधपचा भोजन होता है उसका एक रीज़न यह भी होता है कि जब भी हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर तुम पानी पीते हो तो पानी पीने के बाद में क्या होता है, जो ये हमारा आमाशय होता है, स्टोमक होता है, इस स्टोमक में भोजन जाता है, तो भोजन जाने के बाद में उसमें जो वसा, जो तेल नुमा जो संरचना होती है वो पानी में ऊपर तैर जाती है, और ऊपर तैर जाएगी तो उसमें HCl मिलेगा ही नहीं, और HCl नहीं मिलेगा तो सीधे सीधे वो ऐसे ही भेज देगा और छोटी जल में चला जाएगा, और छोटी जल में जब चला जाएगा तो वसा का जो पाचन हो रहा है, मतलब लाइपेज है तो लाइपेज ही उसमें अच्छे से मिल नहीं पाता है। अगर लाइपेज नहीं मिलेगा तो आगे चलकर क्या होगा, ये ऐसे ही इसको भेज देगा यहाँ पर, जब यहाँ भेज देगा तो यहाँ तो कोई पाचन क्रिया है ही नहीं है, जब पाचन क्रिया यहाँ पर नहीं है तो यहाँ भोजन अधपचा है, तो मल क्या होगा पूर्ण रूप से बन नहीं पाएगा, और मल पूर्ण रूप से बन नहीं पाएगा तब भी क्या होगा, हमारा पेट सफा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि भोजन से आधे घंटे पहले पानी पीना है अगर पीना है तो, लेकिन भोजन खाने के तुरंत बाद में यानी 1-2 घूंट पी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम में घटक के पिए ओम कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ करनी है। दूसरा क्या होता है, डकार आने का रीजन क्या, डकार आता है ना, डकार आने का रीजन क्या है, तो डकार आने का जो रीजन होता है उसको भी समझिए। देखो जैसे ही भोजन हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद में क्या होता है, ये स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक में कार्टियक वाले भाग में भोजन जाएगा, तो कार्टियक में जाने के बाद में क्या होता है, HCl मिलता है, क्या मिलता है, HCl मिल जाता है, और जैसे ही भोजन में HCl मिलता है तो HCl से धुआं निकलता है, क्या निकलता है, धुआं निकलता है। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि HCl जो हम टॉयलेट साफ करते हैं, अगर वही HCl है, तेजाब जिसे बोलते हैं, उसे हम ज़मीन पर डालें तो ज़मीन पर डालने पर क्या होता है, धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, तेजाब में धुआं निकलता नहीं। वैसे ही क्या होता है, जैसे ही भोजन अंदर जाएगा तो भोजन में जैसे ही क्या होगा, HCl मिलेगा, तो HCl मिलने के बाद क्या होगा, उसमें भी धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो धुआं होता है वही गैस के रूप में निकलता है, मतलब जैसे हम फाड़ कहते हैं ना, पाद के रूप में जो निकलता है ना, तो पाद भी कैसे बन जाता है, तो उसका रीजन भी यही है कि यहाँ से क्या होता है, गैस बन जाती है। तो लोग क्या करते हैं, बीड़ी पी कर इसको सही करते हैं, ऐसा हो जाता है, गैस बनना बंद हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये है कि हम जो भोजन खाते हैं वो नेचुरल है। डकार या तो ऊपर से निकल के चला है, डकार जैसे हम कह सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ ऊपर से नहीं निकलता फिर इधर से वो इसी के रास्ते से निकल जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी उसे रास्ता मिलता है उसके रूप से क्या होता है, वो निकल जाता है। तो एक चीज़ हमारी ये हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा सारी चीज़ें? ठीक है, ये ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको करा ही दिया ये सारी चीज़ें, और रेक्टम वगैरह के बारे में बता ही दिया, एनएस के बारे में बता ही दिया, सारी चीज़ें हमें कंप्लीटली समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे करिएगा। आगे करिए पाचन की क्रिया। पाचन की जो क्रिया होती है वो कितने रूप में होती है, पाचन की क्रिया कितने रूप में होती है इसमें, पाचन की क्रिया है ना, पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है, लिख लो। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है।
पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। कौन कौन से 5 अवस्थाएं हैं? तो पहले लिखना 5 अवस्थाओं में होती है, ठीक है। पहली जो क्रिया होती है वो होती है अंतःग्रहण, इंजेक्शन। भोजन को क्या करते हैं हम लोग? पहले ग्रहण करते हैं, तो अंतःग्रहण, ठीक है। पहली क्रिया किसमें होती है? अंतःग्रहण के रूप में होती है। दूसरा डाइजेस्टिव, यानी पाचन प्रारंभ हो जाता है तुरंत, यानी जैसे ही भोजन हमने मुख में लिया तो मुख में लेने के तुरंत बाद में भोजन क्या होता है? पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो दूसरा क्रम ये है, क्रम से ध्यान रखना है इनको, ठीक। खास करके जूनियर देने जा रहे हैं, जूनियर में क्रम से पूछ लेगा कि कौन सा क्रम सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो अंतःग्रहण होता है पहले, तो दूसरा क्या होता है? पाचन होता है, डाइजेस्टिव होगा। उसके बाद में अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण, यानी अवशोषण बड़ी यहाँ में आ जाता है, अवशोषण हो जाता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद में फिर होता है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण, यानी अवशोषण जब हो रहा होगा तो उसमें से क्या होगा? जो पोषक तत्व होते हैं उनको निकालना होता है, स्वांगीकरण। भोजन से पोषक तत्वों को निकालने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। भोजन से पोषक तत्वों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में जो 5वीं स्थिति होती है वो होती है मल परित्याग। क्या होती है? मल परित्याग, ठीक है, मल परित्याग, है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो भोजन की जो अवस्थाएं हैं, मतलब जो पाचन की अवस्थाएं हैं वो 5 होती हैं। 5 अवस्थाएं क्रमानुसार आपको ध्यान रखना। अंतःकरण की क्रिया, पाचन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया, स्वांगीकरण की क्रिया और मल त्याग की क्रिया।